नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सियासत की बिसात पर बिछी खबरों को सच्चाई की कसौटी पर परखने के बाद आपके सामने परोसने वाला वो बुलेटिन जहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके हर एक पहलू को आप तक हम पहुंचाते हैं। सबसे पहले देखिए आज 24 के चक्रवर्ती में क्या कुछ रहने वाला है खास। गठबंधन धर्म को भूलकर क्या कांग्रेस अपने ही सहयोगी दलों को नुकसान पहुंचा रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार सपा के नेताओं को तोड़कर अपने पाले में ला रही है। पूर्व सांसद रवि वर्मा भी आज कांग्रेसी हो गए और ये बात सपा को नागवार गुजरी। तो वहीं दूसरी ओर अमित शाह ने मध्य प्रदेश के लिए एक प्लान तैयार किया है। ऐसी 11 सीटें जहां कांग्रेस के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां अमित शाह ने सपा और बसपा की मदद के जरिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोनों खबरों पर डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया गठबंधन का जिक्र। इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार लगातार दरार की खबरें सामने आती है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल तक यही स्थिति दिख रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में ही बिजी है, उसे इंडिया पर बात करने की फुर्सत नहीं है। टीकमगढ़ में अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने हमको धोखा दिया है, मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को वोट ना दें। तो वहीं बंगाल में लेफ्ट ने अपना रुख साफ किया कि वो टीएमसी के साथ किसी अलायंस में नहीं रहेंगे। इधर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार सपा और आरएलडी में सेंधमारी करके प्रभावशाली नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें नया नाम है पूर्व सांसद रवि वर्मा का। रवि वर्मा उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मजबूत दखल वाले नेता माने जाते हैं, जिन्होंने अपनी बेटी पूर्वी वर्मा के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। अब इस पर सपा का कहना है कि हम एक अलायंस में हैं, लेकिन कांग्रेस हमारे ही दल में तोड़फोड़ कर रही है। रवि वर्मा का जाना सपा के लिए एक बड़ा झटका है। तो वही आपको सबसे पहले बताते हैं कि रवि वर्मा आखिर हैं कौन। उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली कुर्मी नेता माने जाते हैं रवि वर्मा। सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक है रवि। रवि के पिता बाल गोविंद वर्मा 4 बार सांसद रहे। रवि की मां उषा वर्मा 3 बार सांसद रही। रवि वर्मा 3 बार सांसद रह चुके हैं और 1 बार राज्यसभा सदस्य भी रवि वर्मा रह चुके हैं। 2014 में अजय मिश्र टेनी से रवि चुनाव हार गए। 2019 में रवि की बेटी पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ी, लेकिन वो हार गई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं रवि वर्मा। खीरी, धौरहरा, सीतापुर और बरेली, साथ ही बाराबंकी, शाजापुर, पीलीभीत में रवि वर्मा का एक अच्छा खासा असर है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट गेम चेंजर पोजीशन में है। प्रदेश में कुर्मी सैतवार समाज भले ही 6% हो, लेकिन राजनीतिक रसूख प्रभावशाली है और यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी की और पल्लवी पटेल सपा की जरूरत है। अनुप्रिया एनडीए का हिस्सा है, केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उनके पति आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो पल्लवी पटेल विधायक हैं और 2022 में सपा के सिंबल पर वो चुनाव जीती थी। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी इन्हीं कुर्मी वोटर्स के सहारे उत्तर प्रदेश में अपने पैर जमाना चाहती है। फूलपुर वो सीट जहां पर 15% कुर्मी वोटर्स हैं और नीतीश को 2024 में बार बार इसी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। तो अब बात करते हैं कुर्मी समाज के असर का। कितना असर इन चुनाव में कुर्मी समाज का है? उत्तर प्रदेश की 50 विधानसभा सीटों और 10 लोकसभा सीटों पर कुर्मी समाज असरदार है। 25 जिलों में प्रभाव है। 16 जिलों में 12% के आसपास कुर्मी वोटर्स हैं। संतोष गंगवार, भगवत चरण गंगवार, अनुप्रिया पटेल, मुकुट बिहारी वर्मा, लालजी वर्मा, राकेश वर्मा, विनय कटियार, प्रेमलता कटियार, नरेश उत्तम पटेल, राकेश सचान, पल्लवी पटेल कुर्मी समाज के नेता हैं। कभी सोनेलाल पटेल, बेनी प्रसाद वर्मा कुर्मी समाज के दिग्गज माने जाते थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर और बुंदेलखंड में कभी कुर्मियों की सियासत डाकू ददुआ के इर्द गिर्द हुआ करती थी। तो वहीं आज इस क्षेत्र में ददुआ के भाई बाल कुमार पटेल का असर काफी ज्यादा है। बाल कुमार पटेल 2009 में मिर्जापुर के सांसद भी रह चुके हैं। कांग्रेस की नजर सपा के वोट बैंक पर है। बीते दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज मुस्लिम नेताओं की एंट्री करवाई गई, जिसमें सपा से निकाले गए इमरान मसूद, आरएलडी के हमीद अहमद और सपा से चुनाव लड़ चुके फिरोज आफ्ताब इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश में सपा जिस जमीन पर मजबूती से खड़ी है वो कभी कांग्रेस की हुआ करती थी और इसलिए कांग्रेस अब अपने कोर वोट बैंक रहे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने पर एक बार फिर से आमदा है। वहीं पुराने नेताओं की एंट्री भी कांग्रेस लगातार करवा रही है। इमरान मसूद और हामिद अहमद हो या फिर अब रवि प्रकाश वर्मा, तीनों ही नेताओं का परिवार कांग्रेस में रहा है और ये तमाम घटनाक्रम इस बात को साबित कर रहा है कि इंडिया में ऑल इज वेल नहीं है। जी, आज मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है दोबारा से। ये मेरी घर वापसी है
क्योंकि कांग्रेस से हमारा पुरखों का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। और सच तो ये है कि घुटन और संतरास बहुत बढ़ चुकी है पूरे देश में, और आशा की किरण अब राहुल जी के साथ में आ रही है। पूरा देश आशा भरी निगाहों से उनको देख रहा है, और जिन सांप्रदायिक शक्तियों ने हिंदुस्तान को जकड़ रखा है, उसको बांध रखा है, और मोटे तौर पर वो दुनिया के सरमाएदारों के लिए हिंदुस्तान को परोस रहे हैं, मुझे लगता है कि उनसे निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। मैं साथ में हूँ। तो हमारा पार्टी यूनिट हमारे जिले में इतना ज़्यादा संक्रमित हो चुका था कि हम लोग को ये निर्णय लेना पड़ा, और जब ये बात कही गई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी, तो कहीं ना कहीं सुनवाई नहीं हुई, और हम लोग को इसका कष्ट है, खेद है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं आभारी हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मौका दिया और हम लोग लीडर बने, नेता बने। पर अगर हमारे बुजुर्गों का, बड़ों का, मेरे गुरु का सम्मान नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा खेद वाली बात है। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि वो क्षेत्रीय दलों का इस्तेमाल करना चाहती है। जब सरकार बनानी होती है तो क्षेत्रीय दलों का समर्थन ले लेती है। जब उनको हक देने की बात आती है, अधिकार देने की बात आती है, तो कांग्रेस वो भाजपा की तरह अपना चरित्र दिखाती है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो भाजपा है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही भाजपा है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को उसका हक नहीं मिला, और राजस्थान में अब आरएलडी को कांग्रेस उनका हक नहीं दे रही है। तो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई फर्क अब नहीं समझती। हमारा जो इंडिया गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मुकाबला करने के लिए और पराजित करने के लिए गठित हुआ था। विधानसभा चुनाव हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे, ये घोषणा हमने कभी नहीं की। बहुत अच्छा और बेहतर होता अगर कांग्रेस पार्टी कुछ स्पेस इन छोटी पार्टियों को देती। अफसोस है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन इससे राष्ट्रीय स्तर पर जो बनी एकता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और उधर दामोह में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस चाहती ही नहीं है कि गठबंधन बना रहे। अखिलेश ने दामोह के लोगों से कहा कि आप लोग कांग्रेस को वोट मत देना, और इस पार्टी के नेता धोखेबाज हैं। मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। देखिए, जातीय जनगणना का मुद्दा यूं तो उठा बिहार से था, लेकिन सियासी पारा पूरे देश का इस वक्त हाई है। बिहार के मुजफ्फरपुर से अमित शाह ने बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा कि जानबूझकर यादव और मुसलमानों की आबादी बढ़ाई गई, और बिहार में जातिगत सर्वे का फैसला तो तभी हो गया जब बिहार में बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार थी। तो अमित शाह के वार पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अगर आंकड़े बढ़ाने ही होते तो कुर्मी समाज के ना बढ़ाते। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी वाले अकबका गए हैं, अमित शाह को बोलना होता है तो कुछ भी बोलते हैं। उनके बिहार आने का फायदा हमें हो रहा है, मैं तो कहता हूं कि वो बार बार आए। मित्रों, सर्वे में क्या किया? यादव और मुस्लिम आबादी बढ़ाकर ईबीसी की आबादी को कम किया। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया, और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है? और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जातीय जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई?
विरोधियों की मदद करके अपने लिए जीत की राह कैसे निकाली जा सकती है, ये रणनीति शायद अमित शाह के अलावा कोई दूसरा जानता नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश के कुछ सीटों को लेकर के अमित शाह ने ये रणनीति बनाई है कि उन सीटों पर बसपा और सपा के प्रत्याशियों पर अटैक न किया जाए, बल्कि उन्हें खुलकर बैटिंग करने दिया जाए। इसका फायदा ये होगा कि इन दोनों ही दलों के प्रत्याशी कांग्रेस का नुकसान करेंगे और उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को। 31 अक्टूबर को ग्वालियर में हुई बैठक में अमित शाह ने ये निर्देश बीजेपी के नेताओं को दिए और अब उसका असर दिखने लगा है। एमपी में 11 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 8 पर बीजेपी काबिज है, जबकि 3 पर कांग्रेस काबिज है। अब जानकार कहते हैं कि यदि अमित शाह का फॉर्मूला सफल हुआ तो इन तमाम सीटों पर जीत हार के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि बसपा और सपा के प्रत्याशी कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे। फायदा बीजेपी को होगा। वो 11 सीटें कौन सी है वो भी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। पहली सीट है जतारा, दूसरी सीट चंदला, पवई, देव तालाब, बहोरी बंद, नागौद, पोहरी, हटा, सुमावली, छतरपुर, महाराजपुर। ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर बीजेपी इस वक्त दांव खेल रही है। अमित शाह पूरे प्लान के साथ यहां उतरे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के ही बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की 8 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागी सपा और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो कौन कौन सी सीटें हैं? लाहौर, भिंड, सतना, सिंगरौली, श्योपुर, राजनगर, गुन्नौर, आटेर। तो कांग्रेस से बगावत कर 49 नेता चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 7 को सपा और 5 को बसपा ने टिकट दिया है। एक सीट पर 2 बागी सपा और बसपा से टिकट ला करके कांग्रेस भाजपा के लिए एक चुनौती है। कांग्रेस के एक बागी को आम आदमी पार्टी से भी टिकट मिला है, जबकि 26 निर्दलीय चुनाव इस वक्त मैदान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की जनता को महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रही है और इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार भारत आटा लेकर आई है, जिसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। इस आटे की कीमत 27.5 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। साथ ही इस आटे को 10 किलो और 30 किलो के पैक में उपलब्ध करवाया जाएगा। कर्तव्य पथ पर केंद्रीय भंडार के 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और अब देश भर के केंद्रीय भंडार में भारत आटा की बिक्री 27.5 रुपए प्रति किलो, चने की दाल 60 रुपए प्रति किलो और प्याज 25 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मंत्री समूह ने अमित शाह जी के नेतृत्व में तय किया कि क्यों ना हम हमारे उपभोक्ताओं को भारत आटा भी उपलब्ध कराएं। और आज मुझे आपके सामने ये फ्लैग ऑफ करने का सौभाग्य मिल रहा है मेरे दोनों सहयोगी मंत्रियों के साथ, माननीय श्री अश्विनी चौबे जी और माननीय निरंजन ज्योति जी के साथ हम फ्लैग ऑफ करेंगे नई पहल भारत आटा, जिसमें 27.5 रुपए में 27 रुपीज 50 पैसे में हम इसको भारत आटा को देश भर में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराएंगे। देखिए, हम लोग टमाटर के समय से इस काम में लगे हुए थे। तब टमाटर के दाम पूरे देश में ज़्यादा थे, तो एनसीसीएफ को ये जिम्मा दिया गया था कि हम लोग कर्नाटका से टमाटर लेके पूरे भारत में उसका वितरण करें। जब 200 रुपये मार्केट का रेट था, तब उसे 80 रुपये में एनसीसीएफ बेच रही थी और जब तक मार्केट का दाम 40 रुपये से कम नहीं हुआ तब तक एनसीसीएफ इस काम में लगी रही। यही काम हम भारत दाल, जो चना दाल है, मसूर है और इन सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं और प्याज के लिए भी ये काम हम एनसीसीएफ और नेफेड कर रही है और यही चीज़ अब आज हम भारत आटा में हम लोगों ने शुरू किया है। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं, जहां पर भारत सरकार के द्वारा आज भारत आटा की बिक्री की शुरुआत की जा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, साथ में निरंजन ज्योति के हाथों इसका इनॉग्रेशन किया जा रहा है। इस तरह के कई वैन हैं जिसका आज हरी झंडी दिखाकर इनॉग्रेशन किया जाएगा। आपको दिखाऊंगा कि इस वैन में क्या क्या प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले आप देखिए भारत आटा, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, भारत आटा केंद्रीय भंडार द्वारा ये बिक्री किया जाएगा। नेट वेट 10 kg का ये बैग है। MRP 10 kg का 275 रुपया और पर केजी की बात करें तो 27.5 रुपये पर केजी अगर पड़ेगा ये। इधर भारत दाल है, चना दाल ये है, लेकिन इस पर लोगो लिखा हुआ है भारत दाल। ये MRP 60 रुपया, मतलब 60 रुपये केजी है। प्याज भी है, प्याज कितने रुपये केजी मिलेगा मुझे नहीं पता। प्याज कितने रुपये केजी बेचेंगे? 25 25
वहीं बसपा प्रमुख मायावती उत्तर प्रदेश के सियासत का एक बड़ा चेहरा माना जाती है, लेकिन सियासी गलियारों में एक सवाल इस वक्त तैर रहा है कि आखिर बीते 25 दिनों से मायावती उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर चुप क्यों है। आखिर मायावती उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर कुछ बोल क्यों नहीं रही। आखिर मायावती साइलेंट मूड में क्यों है। इन तमाम सवालों को तलाशते हुए इस खबर की परत दर परत पड़ताल करते हुए एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, आपको देखनी चाहिए। यूपी के मुद्दों पर 25 दिनों से मायावती खामोश क्यों? यूपी की किसी भी घटना पर क्यों नहीं बोल रही बहन जी? यूपी को लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट क्यों नहीं? आखिर मायावती साइलेंट मोड में क्यों हैं? बसपा प्रमुख और 4 बार यूपी की सीएम रही मायावती बीते 25 दिनों से बिल्कुल चुप हैं। मायावती यूपी के किसी भी मुद्दे पर ना तो बोल रही हैं, ना ही सोशल मीडिया पर अपनी कोई प्रतिक्रिया दे रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मायावती चुप हैं? जिस प्रदेश की वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहां की घटनाओं पर ये चुप्पी कई बातों की ओर इशारा कर रही है। बीएसपी से जुड़े सूत्रों की माने तो 5 राज्यों के चुनाव की वजह से मायावती इन दिनों यूपी में कम सक्रिय हैं। लेकिन 5 राज्यों की जिम्मेदारी तो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दे रखी है। ऐसे में यूपी में मायावती एक्टिव क्यों नहीं है, आपको उसके पीछे की वजहों के बारे में बताते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर मायावती का ध्यान। नवंबर में चुनावी राज्यों में मायावती की 20 रैलियां। चुनावी राज्यों में गठबंधन की तस्वीर साफ नहीं। 2024 के लिए नए नए विकल्पों पर बहन जी का ध्यान। एनडीए और इंडिया से मायावती ने बना रखी है दूरी। 11 अक्टूबर को मायावती ने एक्स पर आखिरी बार पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में रामगोपाल यादव से मुलाकात का किया खंडन। कांग्रेस और सपा के आपसी टकराव पर बसपा की नजर। यूपी में एक नए गठबंधन की उम्मीद में है मायावती। 2024 के लिए प्रत्याशियों के चयन पर बहन जी का फोकस। 3 दिसंबर के बाद उत्तर प्रदेश में एक्टिव हो सकती है मायावती। 2012 के बाद से यूपी में लगातार गिरा बसपा का ग्राफ। 2022 में बड़ी संख्या में दलित वोट बीजेपी के साथ गया। फिलहाल यूपी में संगठन को मजबूत करने में जुटी है मायावती। अक्टूबर में मायावती कोर कमेटी की बैठक कर चुकी हैं। 80 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों से मांगे गए आवेदन। कोऑर्डिनेटर से फोन पर खुद बात कर रही बहन जी। मायावती भले ही 25 दिनों से कोई स्टेटमेंट ना दे रही हों, लेकिन दावा है कि अंदर अंदर बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। संभावित प्रत्याशियों से मायावती खुद मुलाकात कर रही हैं। संगठन की मजबूती के लिए कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं और 5 राज्यों के परिणाम आने के बाद वो पूरी तरह से यूपी में एक्टिव हो सकती हैं। इधर मायावती को ये भी उम्मीद है कि यूपी में सपा और कांग्रेस में अगर दूरियां आई तो इसका फायदा बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश और मायावती दोनों ही एक दूसरे के साथ गठबंधन को लेकर बहुत सहमत नजर नहीं आते। लेकिन कांग्रेस दोनों को इंडिया का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश कर रही है। बात अगर बीते 4 लोकसभा चुनाव की करें तो 2004 में यूपी की 80 में से बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली। 2009 में आंकड़ा 20 तक पहुंचा। 2014 में हालांकि बसपा का खाता भी नहीं खुला यूपी में, 0 सीटों तक सिमट गई बसपा। और 2019 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके 38 सीटों पर चुनाव लड़ा बसपा ने, 10 सीटों पर जीत मिली। लोकसभा के साथ अगर यूपी के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली मायावती की पार्टी आज एक विधायक पर सिमट गई है। 2007 में 206 सीटों पर जीत के साथ मायावती उत्तर प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। हालांकि 2012 में 80 सीटों पर बीएसपी को जीत मिली। यूपी में मुख्य विपक्षी दल बना बसपा। 2017 में 19 सीटों पर जीत। वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि वोट प्रतिशत 12.81% था। बसपा के प्रदर्शन का ग्राफ लगातार गिरा, लेकिन मायावती को लगता है कि दलित और मुस्लिमों के सहारे वो यूपी में मजबूत हैं। मायावती ने ऐलान कर रखा है कि वो ना तो एनडीए के साथ जाएंगी और ना ही इंडिया के साथ अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती हैं कि इन दोनों गठबंधन को टक्कर देने के लिए किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी और शायद इसीलिए मायावती फिलहाल चुप रहकर राजनीतिक हालातों पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी संभावना के लिए सभी विकल्पों को खुला रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।